हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं सोफ़ी का संसार बुक का अगला अंश। सोफ़ी को याद आया कि दादी माँ भी उस दिन कुछ ऐसा ही कहा था जब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो बीमार है। मैंने आज से पहले ये कभी महसूस नहीं किया कि जीवन कितना अद्भुत है, दादी ने कहा था। कैसी विडंबना है, यह समझने के लिए जीवित रहना कैसा सुंदर उपहार है। लोगों को बीमार होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक रहस्यमय पत्र को प्राप्त करना होता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि कोई और पत्र तो नहीं आए हैं। सोफ़ी जल्दी जल्दी गेट के पास गई और हरे रंग के मेल बॉक्स में झाँका। यह देखकर वह चौंक गई। उसमें एक सफ़ेद लिफाफा और पड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। किंतु जब उसने पहला लिफाफा निकाला था तब तो मेल बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम लिखा था। उसने इसे फाड़ कर खोल लिया और अंदर से एक कागज़ निकाला। वह भी बिल्कुल पहले वाले साइज का था। दुनिया कहाँ से आई, इस कागज़ पर लिखा था। मुझे नहीं मालूम, सोफ़ी ने सोचा। सच तो यह है कि इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। फिर भी उसे लगा कि यह प्रश्न उचित ही था। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि दुनिया कहाँ से आई, दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। इन रहस्यमय पत्रों से सोफ़ी का दिमाग चकराने लगा। उसने फैसला किया कि वो अपनी मान में जाकर बैठेगी। मान सोफ़ी के छिपने की सबसे अधिक गुप्त जगह थी। जब वो बहुत गुस्से में होती या बहुत दुखी होती या फिर अत्यंत प्रसन्न होती थी तो वो आकर इसी जगह छिप जाती थी। आज तो वो पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। लाल मकान के चारों ओर बहुत बड़ा बाग था। उसमें बहुत सी फूलों की क्यारियाँ, फलों की झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष, एक लंबा चौड़ा लॉन था जिसमें एक झूला और एक समर हाउस था जिसे दादाजी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली बच्ची जन्म के कुछ सप्ताहों के अंदर ही चल बसी थी। उस बच्ची का नाम मेरी था। उसके कब्र के पत्थर पर यह शब्द लिखे थे। छोटी मेरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। बाग के कोने में रस भरी की झाड़ियों के पीछे एक घना झुरमुट था जहाँ न फूल लगते थे न ही बोड़ियाँ। वास्तव में वो एक पुरानी बाड़ थी जो किसी समय बाग की बाउंड्री के रूप में लगाई गई थी, पर क्योंकि इसे पिछले 20 वर्षों से काटा छाटा नहीं गया था, यह बढ़ती बढ़ती इतनी घनी और उलझ गई थी कि कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता था। दादी माँ कहा करती थी कि पिछले युद्ध के दौरान उसे इसी झाड़ी के कारण लोमड़ियों के लिए चूजे उठा ले जाना बेहद कठिन हो गया था, जबकि वे बाग में खुले घूमते थे। सोफ़ी को छोड़कर बाकी सबके लिए झाड़ी उतनी ही बेकार थी जितना बाग के दूसरे छोर पर खरगोशों का बाड़ा। किंतु ऐसा इसलिए था, कोई भी सोफ़ी का गोपनीय भेद जानता नहीं था। सोफ़ी को झाड़ियों में बने छोटे से छेद में बहुत पहले से जानकारी थी। वह रेंगती हुई छेद के पार निकली तो झाड़ियों के बीच बने एक बड़ी खोखर में जा पहुंची। यह जगह एक छोटी मान जैसी थी। वह निश्चित थी कि यहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। दोनों लिफाफों को हाथ में थामी सोफ़ी बाग में दौड़ती गई, फिर हाथों और पाँवों के बल घुटने चलती हुई झाड़ियों में घुस गई। इस गुप्त मान में इतनी जगह थी कि वो सोफ़ी इसमें सीधी खड़ी हो सकती थी, किंतु आज वो टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के ढेर पर बैठ गई। वो बैठकर वो पत्तों और टहनियों के बीच बने छोटे छोटे छिद्रों से बाहर देख सकती थी। हालांकि कोई भी छेद किसी छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, फिर भी वह सारे बाग पर अच्छी नज़र रख सकती थी। जब वो छोटी थी तो उसे वहाँ पेड़ों के बीच उसे ढूंढते फिरते से माता पिता को देखने में बड़ा मज़ा आता था। इसके लिए वो एक खेल था। सोफ़ी सदा ही यह सोचती थी कि यह बाग एक अलग ही दुनिया है। जब भी वो बाइबिल में ईडन की बगिया की बात सुनती तो उसे लगता कि यह गुप्त स्थान भी वैसा ही है जहाँ बैठकर वो छोटे से स्वर्ग का सर्वेक्षण कर रही है। इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। सोफ़ी को इतना मालूम था कि धरती अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? ऐसा संभव था कि अंतरिक्ष सदा से ही रहा हो। इस सूरत में उसे यह पता लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। पर क्या कोई चीज़ हमेशा से ही होती है और हमेशा ही बनी रह सकती है? उसके मन में गहराई से इस विचार के विरोध का भी कोई आधार था।
निश्चय ही दुनिया में मौजूद हर चीज़ का आरंभ कभी न कभी तो हुआ ही होगा। इसलिए अंतरिक्ष भी संभवतः किसी समय किसी दूसरी चीज़ से बनाया गया होगा। किंतु यदि अंतरिक्ष किसी दूसरी चीज़ से बना तो दूसरी चीज़ भी किसी अन्य चीज़ से बननी चाहिए। सोफी ने महसूस किया कि मूल समस्या को सिर्फ टालती जा रही है। किसी बिंदु पर कोई चीज़ शून्य से बनी होनी चाहिए। क्या यह बात इस असंभव विचार की तरह नहीं कि संसार का अस्तित्व सदा से रहा है बिना किसी प्रारंभ के? उन्होंने स्कूल में सीखा था कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। सोफी ने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास किया कि संभवतः यही इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान है। किंतु उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया और वह यह तो स्वीकार कर सकती थी कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया है, किंतु फिर स्वयं ईश्वर कहाँ से आया? क्या उसने स्वयं को शून्य से बनाया था? एक बार फिर उसके मन में गहराई में कुछ था जो इस विचार का विरोध कर रहा था। माना कि ईश्वर सब प्रकार की चीज़ें बना सकता है, किंतु वह स्वयं को तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके पास बनाने के लिए स्वयं ना हो। तो बस एक संभावना शेष बची रह जाती है, ईश्वर का अस्तित्व सदा रहा है, ईश्वर स्वयंभू है। किंतु इस संभावना को तो वो पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। हर चीज़ का जो भी अस्तित्वमान है एक आरंभ तो होना ही चाहिए। उफ, कैसी उलझन है। उसने दोनों लिफाफे फिर खोल डाले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई? नाहक परेशान करने वाला सवाल। और हाँ, यह पत्र कहाँ से आया? यह बात भी लगभग उतनी ही रहस्यमय थी। यह कौन है जिसने सोफी के जीवन को झकझोर कर रख दिया था और अचानक ही उसे विश्व की सबसे गूढ़ पहेलियों के सामने ला खड़ा किया था? सोफी तीसरी बार फिर अपने मेल बॉक्स के पास गई। कुछ क्षण पहले ही डाकिया आज की डाक डाल गया था। सोफी ने इसमें से बेकार चिट्ठियों का बड़ा सा ढेर बाहर निकाला, जिसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थी और कुछ एक पत्र उसकी माँ के लिए थे। एक पोस्ट कार्ड था, उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का चित्र बना था इस पर। उसने कार्ड को उल्टा। इस पर नॉर्वे की डाक टिकट लगी थी और इस डाक टिकट का चिन्ह था UN बटालियन। क्या इसे पापा ने भेजा था? किंतु वह तो इस समय एकदम किसी दूसरी जगह पर थे और हैंड राइटिंग भी उनकी नहीं थी। जब सोफी ने देखा कि पोस्टकार्ड पर लिखा है हिल्डे मोलर नैग मार्फत सोफी एमंडसन 3 क्लोजर क्लोज, तो उसकी नब्ज तेज चलने लगी। बाकी पता बिल्कुल सही था। कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि तुम यह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसे उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बड़े होने में मदद करेगा। इस कार्ड को सोफी की मार्फत भेजने के लिए क्षमा करना। यह सबसे आसान तरीका था। पिता की ओर से प्यार। सोफी दौड़ती हुई वापस मकान में पहुंची और रसोई में चली गई। उसके दिमाग में गहन उथल पुथल हो रही थी। वो हिल्डे कौन थी जिसकी 15वां जन्मदिन उसके अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले पड़ रहा था? सोफी ने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। मोलर नाम के बहुत सारे आदमी थे और कई नैग नाम के भी, किंतु पूरी डायरेक्टरी में मोलर नैग नाम से कोई नहीं था। उसने रहस्यमय कार्ड को दोबारा ध्यान से देखा। कार्ड तो सही लगता था, इस पर टिकट भी लगा था और डाक खाने की मोहर भी थी। आखिर कोई पिता अपने बेटी के जन्मदिन की बधाई का कार्ड सोफी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि कार्ड किसी दूसरे पते पर जाना चाहिए था? किस तरह एक पिता जानबूझकर उसके जन्मदिन का कार्ड दूसरी जगह भेजकर अपनी बेटी को धोखा देना चाहेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हिल्डे नाम की लड़की का पता कैसे लग पाएगी? सोफी के सामने चिंता करने के लिए सब समस्या खड़ी हो गई थी। उसने अपने गडमड विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज तीसरे पहर 2 घंटे की छोटी समयावधि में उसके सामने 3 उलझनें परोस दी गई थी। पहली समस्या थी वो 2 सफ़ेद लिफाफे उसके मेल बॉक्स में किसने रखे। दूसरी पहेली वे कठिन प्रश्न जो इन लिफाफों के रखे कागजों में लिखे थे। और तीसरी परेशानी थी वो हिल्डे मोलर नैग कौन हो सकती है। उसका जन्मदिन बधाई कार्ड सोफी को नॉर्वे से क्यों भेजा गया है? उसे विश्वास था कि तीनों समस्या किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक तो वो पक्की तरह से एक साधारण जीवन ही जीती आ रही थी। अब इस पुस्तक के दूसरे अंश को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है जादुई टोपी। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। सोफी को पक्का विश्वास था कि गुमनाम पत्र लेखक इसे फिर पत्र लिखेगा। उसने फैसला किया इन पत्रों के विषय में वो फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेगी। स्कूल में अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों पर अपनी ध्यान केंद्रित करने में उसे काफ़ी कठिनाई आई। उसे लगा
स्कूल न पर। उसे लगा जैसे वे केवल फालतू विषयों पर ही बात कर रहे थे। आखिर वो इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि मानव होना क्या है या कि दुनिया क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आई। उसने पहली बार यह महसूस करना शुरू किया कि स्कूल में ही नहीं बल्कि सभी अन्य जगहों पर भी लोगों का मन छोटी छोटी हल्की फुल्की चीज़ों की चर्चा करने में ही रमता है। बड़ी बड़ी भारी महत्वपूर्ण समस्याएं भी जिनके समाधान किया जाना आवश्यक है। क्या किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे? सोफी ने महसूस किया कि विषय क्रियाओं को याद करने की तुलना में इन पर विचार करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अंतिम क्लास के बाद जैसे ही घंटी बजी, स्कूल से इतनी तेजी से बाहर आई कि जोआना को उसके साथ साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद जोआना ने पूछा, क्या आज शाम तुम ताश खेलना पसंद करोगी? सोफी ने अपने कंधे उचका दिए। अब ताश के खेलों में मेरी कोई रुचि नहीं रही। जोआना को इस पर आश्चर्य हुआ। ठीक है, ताश में रुचि नहीं है तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं। सोफी ने फुटपाथ टकटकी लगा कर देखा और ऊपर अपनी सहेली की ओर नज़र उठाई। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी बैडमिंटन में कोई रुचि है। मजाक मत करो। सोफी जोआना की वाणी में करवाहट का स्पर्श भांप गई। क्या तुम मुझे बताओगी वह क्या है जो अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया है? सोफी ने सिर्फ अपने सिर हिला दिए। वो एक रहस्य है। कहा, तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? दोनों लड़कियां थोड़ी देर बिना कुछ कहे साथ साथ चलती रहीं। जब वो फुटबॉल मैदान के पास पहुंची तो जोआना ने कहा, मैं इस मैदान से होकर जाऊंगी। मैदान के पार यह जोआना के लिए सबसे छोटा रास्ता था, किंतु वह इस रास्ते से तभी जाती थी जब किसी मेहमान के लिए उसे जल्दी घर पहुंचना हो या दांतों के डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट होता। सोफी को पछतावा हुआ कि उसने जोआना के साथ सही बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके सिवा वह कर भी क्या सकती थी। यह कि अचानक इस खोज में डूब गई थी कि वह स्वयं कौन है और दुनिया कैसे बनी। इसलिए अब उसके पास बैडमिंटन खेलने के लिए समय नहीं था। क्या जोआना यह सब समझ सकती थी? उसके मार्मिक, सजीव और जरूरी और एक अर्थ में सर्वाधिक स्वाभिमानी प्रश्न पर गंभीर होना इतना कठिन क्यों था? मेल बॉक्स खोलते समय उसने हृदय को तेज तेज धड़कते पाया। पहले तो उसे बैंक का एक पत्र और अपनी माँ के लिए कई बड़े ब्राउन लिफाफे दिखे। धत तेरे की, वह तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। अज्ञात पत्र भेजने वाले से उसे एक पत्र और मिलेगा। जैसे उसने गेट बंद किया तो बड़े लिफाफे में से एक पर से उसे अपना नाम दिखा। जैसे उसे पलटा तो पीछे लिखा देखा, दर्शन शास्त्र का कोर्स ध्यान से संभाले। सोफी बजरी बिछे रास्ते पर दौड़ती गई और अपना स्कूल बैग पैड़ियों पर ही फेंक दिया। दूसरे पत्रों को पायदान के नीचे सरका कर दौड़ती हुई बाग में पीछे जाकर अपने गुप्त स्थान की शरण लेने चल दी। इतना बड़ा पत्र खोलने के लिए यही एकमात्र ठीक जगह थी। सेरिकन उसके पीछे पहुंचे दौड़ती चली आई, किंतु वह अब तक सोफी उसके इस व्यवहार की आदी हो चुकी थी। वह निश्चित थी कि बिल्ली कभी भी उसका रहस्य किसी को भी नहीं बताएगी। लिफाफे के अंदर टाइप किए गए 3 पृष्ठ थे जिन्हें एक क्लिप से जोड़ा गया था। सोफी ने पढ़ना शुरू किया। दर्शन शास्त्र क्या है? प्रिय सोफी, अनेक लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा कर तो कुछ सुई से कसीदाकारी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तक पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़े या बहुमूल्य पत्थर में है तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी तरह ही उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रम को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूँ तो मुझे ये सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। हाँ प्रिय सोफी, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे निश्चय ही प्रत्येक की रुचि होनी चाहिए। निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों के बारे में यह कोर्स है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो भूखमरी का शिकार हो तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाएगा तो उत्तर है गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से जो अकेला, अलग अलग, नितांत एकांकी है तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ।
किंतु ऐसी आधारभूत जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब पाना चाहे, जिसकी सबको जरूरत हो? दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है और सबसे अलग जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, और वो है पता लगाना कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों मौजूद हैं, हम यहाँ क्यों हैं। इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हों सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते। दर्शन शास्त्र की ओर बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। दुनिया कैसे बनी जो घटित होती है? क्या उसके पीछे कोई इच्छा है या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों को उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन कैसे जीना चाहिए। लोग इन प्रश्नों को युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसा कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी ना कभी ना उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहाँ से आई। पूछने के लिए मूल रूप से बहुत से अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं हैं। सर्वाधिक महत्व के कुछ प्रश्न इस पहले ही पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास हमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अलग ढंग से भिन्न भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूंढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछना कहीं अधिक आसान है। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों को अपने निजी उत्तर खोजने हैं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मृत्यु के बाद जीवन है? आप इन प्रश्नों के उत्तर विश्व ज्ञान कोश में देखकर नहीं पा रहे हैं, और न ही विश्व ज्ञान कोश में हमें यह बतला सकता है कि हमें अपने जीवन कैसे जीना चाहिए। यह जानकर कि अन्य लोगों ने अपने विश्वास कैसे विकसित किए हैं, हमें सहायता मिलती है कि अपने जीवन दर्शन की रचना कर पाने में। दार्शनिकों द्वारा सत्य की खोज जैसी किसी जासूसी कहानी जैसी है। कुछ लोग सोचते हैं कि एंडरसन हत्यारा थे, कई अन्य सोचते हैं कि हत्यारा निल्सन या जेनसन था। पुलिस कभी कभी किसी वास्तविक जुर्म की पहेली को उलझा लेती है, किंतु यह भी संभव है कि वो कभी इसकी जड़ तक पहुंच ही ना पाए। यद्यपि कहीं ना कहीं समाधान मौजूद होता है, और इस तरह यद्यपि किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो, फिर भी इसका एक और केवल एक सही उत्तर हो सकता है। मृत्यु के बाद या तो किसी प्रकार का अस्तित्व है या नहीं। युगों पुरानी अनेक पहेलियों को विज्ञान ने सुलझा दिया है। एक समय था जब चांद का अंधेरा हिस्सा रहस्य में छिपा हुआ था। ये कोई उस तरह की समस्या नहीं थी जिसका समाधान चर्चा से निकल सके या उसे एक आदमी की कल्पना पर भी छोड़ दिया जाए। किंतु आज हमें सही मालूम है कि चांद का अंधेरा हिस्सा कैसा दिखता है। अब कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि चांद में आदमी रहते हैं या यह कि चांद कच्चे पनीर का बना हुआ है।